स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, आर्थिक स्वतंत्रता। ज़रा सोचिए, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पैसे की चिंता कम हो और अपने समय, अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाने की आज़ादी हो, जो आपको सच में मायने रखती हैं। हमारे पास इसी विषय पर कुछ अहम जानकारी है। इसका स्रोत है आर्थिक स्वतंत्रता की राह। तो चलिए इस जानकारी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए कौन से खास नुक्ते छिपे हैं। आज का मकसद साफ है, समझना कि ये आर्थिक स्वतंत्रता आखिर है क्या, और हाँ, जैसा कि स्रोत बताता है, इसे पाने के लिए कौन से व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जैसा स्रोत इशारा करता है, ये सिर्फ बहुत सारा पैसा जमा कर लेने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं गहरा है। ये ये आर्थिक सुरक्षा की भावना और जीवन में अपनी शर्तों पर फैसले लेने की स्वतंत्रता से जुड़ा है। यही बात इसे महज एक वित्तीय लक्ष्य से आगे ले जाती है। ये जीवन जीने का एक बेहतर तरीका बन जाता है। स्रोत इसे जीवन की स्वतंत्रता से जोड़ता है, जो इसे, आप समझ रहे हैं, सिर्फ बैंक बैलेंस के आंकड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेता है। हम्म, तो सबसे पहले ये आर्थिक स्वतंत्रता है क्या? स्रोत इसे कैसे परिभाषित करता है? मतलब मूल रूप से इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, देखिए, मूल रूप से इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां आपके निवेश या दूसरे स्रोतों से जो आमदनी हो रही है, वो इतनी हो कि आपके सारे जरूरी खर्चों को पूरा कर सके, और वो भी बिना आपके रोजाना सक्रिय रूप से काम किए। मतलब, आपकी आय का स्रोत आपकी 9 से 5 की नौकरी पर या रोज के काम पर पूरी तरह निर्भर ना रहे। अच्छा, सोचिए जरा, इस स्थिति में पहुंचकर कितनी स्वतंत्रता मिल सकती है ना? आप अपने जुनून को पूरा समय दे सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं, परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं, या शायद दुनिया घूम सकते हैं। वो सब कुछ जिसके लिए अभी शायद समय या पैसे की कमी महसूस होती है। ये उस सुबह उठने जैसा है जब दिमाग पर ऑफिस जाने की मजबूरी का बोझ ना हो, बल्कि ये सोचने की उत्सुकता हो कि आज आज क्या नया किया जाए। स्रोत इसी आजादी को ही सबसे बड़ा इनाम मानता है। और यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है, जैसा आपने कहा, और स्रोत भी इसे रेखांकित करता है, कि ये सिर्फ अमीर बनने या बहुत ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं है। कई बार लोग बहुत कमाते हैं, पर उनके खर्चे, उनकी जीवन शैली ऐसी होती है कि वो कभी स्वतंत्र महसूस ही नहीं करते। आर्थिक स्वतंत्रता उस स्थिति तक पहुंचना है जहां आपका पैसा, आपकी संपत्ति, वो आपके लिए काम करना शुरू कर दे। स्रोत इसे कहता है पैसे को काम पर लगाना। जब ऐसा होता है, तो आपको सबसे कीमती चीज मिलती है, समय की स्वतंत्रता और विकल्पों की स्वतंत्रता। आप तय कर सकते हैं कि आपको अपना समय कैसे बिताना है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, पैसे को साध्य नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखना। स्रोत का इसे आर्थिक सुरक्षा और जीवन की स्वतंत्रता का प्रतीक कहना इसी गहरे अर्थ की ओर इशारा करता है। बिल्कुल सही कहा। यानी सिर्फ आमदनी बढ़ाना काफी नहीं है, उस आमदनी का प्रबंधन और निवेश इस तरह करना कि वो आपको समय की आजादी दिला सके। अच्छा, तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मानसिकता, उसकी भूमिका पर भी स्रोत काफी जोर देता हम्म। है ना? ये कहता है कि सही फाइनेंशियल माइंडसेट, मतलब वित्तीय सोच का होना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ हिसाब किताब का मामला नहीं है, ये तो सोच और नजरिए का भी खेल है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक इस मानसिकता का मतलब है बचत और निवेश को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानना। जैसे जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे बोझ समझने की बजाय अपनी भविष्य की स्वतंत्रता के लिए एक निवेश समझना, और साथ ही पैसे को लेकर एक सकारात्मक नजरिया रखना, ये भी जरूरी है। कई बार हम पैसे को लेकर डरते हैं, चिंता करते हैं, या एक नकारात्मक भाव रखते हैं। स्रोत कहता है, इस डर को समझ और योजना से बदलना होगा। पैसे को दुश्मन नहीं, बल्कि एक उपयोगी औजार समझना होगा। आपकी बात एकदम सटीक है। और ये मानसिकता ही, यही हमारे व्यवहार को दिशा देती है। अगर हम मन में ठान लें कि भाई बचत और निवेश हमारी प्राथमिकता है, तो हमारे रोजमर्रा के फैसले, कहाँ खर्च करें, कितना बचाएं, कहाँ निवेश करें, वो अपने आप उस दिशा में ढलने लगते हैं। स्रोत शायद इसी बात पर जोर दे रहा है कि जब हम पैसे को लेकर डर या हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो हम अक्सर जरूरी कदम उठाने से कतराते हैं, जैसे जैसे निवेश शुरू करना। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक रूप से देखते हैं, एक साधन के तौर पर, जैसा स्रोत सुझाता है, तो पूरी प्रक्रिया कम तनावपूर्ण लगती है और ज्यादा सशक्त महसूस होती है। सोचिए, अगर कोई लगातार ये सोचे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता,
या निवेश में तो बहुत जोखिम है, तो वो शायद कभी शुरुआत ही नहीं करेगा। सकारात्मक सोच उस पहली बाधा को पार करने में मदद करती है। स्रोत का पैसे के प्रति पॉजिटिव सोच रखें कहना शायद इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को उजागर करता है। ये बात तो है, सोच का असर तो हर चीज पर पड़ता है। अच्छा, तो मान लीजिए मानसिकता सही दिशा में है। अब आते हैं उन ठोस व्यवहारिक कदमों पर जी। जिनका जिक्र स्रोत में किया गया है। अब बात आती है उस हिस्से की जहां हम जान सकते हैं कि असल में करना क्या है। ये वो चीजें हैं जिन्हें अमल में लाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, एक्शनेबल स्टेप्स। स्रोत कुछ बुनियादी मगर बेहद जरूरी कदमों की बात करता है। पहला कदम है अपने खर्चों को समझना और नियंत्रित करना, और इसके लिए एक बजट बनाना। ये सुनने में शायद सबसे उबाऊ लगे, बोरिंग लगे, लेकिन स्रोत इसे नींव का पत्थर मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक पता ही नहीं होगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, उसे सही दिशा कैसे देंगे? जैसे किसी लीक होती बाल्टी को भरने से पहले सुराग बंद करना जरूरी है ना? सही, एकदम सही उदाहरण। दूसरा कदम है नियमित रूप से बचत करना और उससे निवेश करना। स्रोत इसे एक आदत बनाने पर जोर देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने आय का एक निश्चित हिस्सा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बचाना, और उसे सिर्फ बैंक में रखने की बजाय सही जगह निवेश करना। स्रोत शायद ये भी बताता होगा कि शुरुआत कैसे की जाए, किन सरल तरीकों से निवेश किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत नियमितता पर बहुत बल देता है, कंसिस्टेंसी। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में बहुत बड़ी रकम बचाएं या निवेश करें। महत्वपूर्ण है नियमितता और इसे आदत बनाना। जैसे हर महीने तनख्वाह आते ही एक हिस्सा पहले बचत और निवेश के लिए अलग रख देना। स्रोत शायद सरल निवेश विकल्पों जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs या इंडेक्स फंड्स का जिक्र करता होगा, जो शुरुआती लोगों के लिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वे जोखिम को फैलाते हैं और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये अपने आप होने वाला निवेश का तरीका अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करता है। ठीक है, ये तो हुआ बचत और निवेश। अगला कदम क्या है? हाँ, स्रोत का तीसरा कदम है पैसिव इनकम, यानी निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना। ये वो आय है जिसके लिए आपको लगातार रोजाना सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर जैसे किराए से होने वाली आमदनी, किताबों या संगीत से मिलने वाली रॉयल्टी, या आपके निवेश से मिलने वाला डिविडेंड या ब्याज। स्रोत इसे आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण त्वरक मानता है, एक्सेलरेटर। हाँ, ये निष्क्रिय आय वाला विचार सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है ना? लेकिन स्रोत शायद इस पर भी रोशनी डालता होगा कि इसे बनाने में शुरुआत में काफी मेहनत और समय लग सकता है। जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना या उसका प्रबंधन करना आसान नहीं है, या एक ऑनलाइन कोर्स बनाना जिससे लगातार आय हो सके। ये एकदम बिना कुछ किए वाली आय नहीं होती, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, एक बार जब ये स्रोत स्थापित हो जाते हैं तो वो आपकी सक्रिय आय पर निर्भरता कम करते जाते हैं। स्रोत शायद अलग अलग तरह की निष्क्रिय आय के उदाहरण देता होगा, जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या शायद डिजिटल उत्पाद बनाना। ये विविधता, डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है ताकि आपकी आय किसी एक स्रोत पर ही निर्भर ना रहे। सही कहा, यानी शुरू में मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम बनाना जो बाद में आपके लिए कमाता रहे। और चौथा कदम स्रोत बताता है कर्ज से बचना, खासकर बुरे कर्ज से, और सही वित्तीय उत्पादों, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का चुनाव करना। बुरे कर्ज मतलब वो जिनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया या पर्सनल लोन, जो आपकी बचत को खा जाते हैं एक तरह से। और सही वित्तीय उत्पाद चुनना मतलब ऐसी जगह निवेश करना जो आपके लक्ष्यों, आपकी जोखिम क्षमता और समय सीमा के अनुकूल हो। बिल्कुल, और ये चारों कदम असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसा स्रोत की संरचना से लगता है। देखिए ना, बजट बनाने, खर्चों को कंट्रोल करने से ही बचत के लिए पैसा निकलेगा। उस बचत को नियमित रूप से निवेश, रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग करने से आपका पैसा बढ़ेगा। निष्क्रिय आय के स्रोत, पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं, आपकी कमाई को विविधता देंगे और आपकी सक्रिय भागीदारी पर निर्भरता कम करेंगे। और ये सब करते हुए बुरे कर्ज से बचकर और सोच समझकर निवेश करके अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का चुनाव करें। आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखते हैं और उसे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। स्रोत इन सबको एक एकीकृत योजना के हिस्से के रूप में देखता है। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है या पटरी से उतर सकती है। ये तो बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़ रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
लेकिन इन सब कदमों को उठाने के लिए एक दिशा भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर लक्ष्यों की बात आती है, जिसका जिक्र स्रोत में है। स्रोत कहता है कि बिना स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए ये सारी कवायद ये दिशाहीन हो सकती है। यानी सिर्फ चलना काफी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। सही, बिल्कुल सही। स्रोत इसमें छोटी अवधि शॉर्ट टर्म और लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लक्ष्यों दोनों के महत्व पर जोर देता है। जैसे छोटी अवधि का लक्ष्य हो सकता है अगले 6 महीने में एक आपातकालीन फंड बनाना, जिसमें 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा हो। और लंबी अवधि का लक्ष्य हो सकता है 20 या 25 साल में रिटायरमेंट के लिए एक निश्चित रकम जमा करना या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फंड बनाना। क्या स्रोत लक्ष्यों को परिभाषित करने के किसी खास तरीके की बात करता है, जैसे कैसे लक्ष्य बनाएं? संभवतः स्रोत स्मार्ट लक्ष्यों की अवधारणा पर जोर देता होगा, आपने सुना होगा। यानी लक्ष्य स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो, मेजरेबल हो, मापने योग्य हो, अचीवेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो, रेलेवेंट हो, प्रासंगिक हो और टाइम बाउंड हो। समय भी। सिर्फ ये कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ काफी नहीं है। ये स्मार्ट लक्ष्य नहीं है। हाँ। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, मैं अगले 5 सालों में इतनी रकम अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए जमा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे हर महीने इतनी रकम बचानी होगी। हाँ। इस तरह के स्पष्ट लक्ष्य आपको एक रोड मैप देते हैं, एक दिशा देते हैं। स्रोत शायद यह भी बताता हो कि इन लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें एडजस्ट करना क्यों जरूरी है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो उनके अनुसार योजना बनाना, जैसे कितना बचाना है, कहाँ निवेश करना है, और उस योजना पर टिके रहना आसान हो जाता है। यस। ये पूरी यात्रा को उद्देश्यपूर्ण और ट्रैक करने योग्य बनाता है। हाँ। छोटी अवधि के लक्ष्य जब पूरे होते हैं ना, तो आपको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और लंबी अवधि के लक्ष्य आपको सही दिशा में बनाए रखते हैं, भटकने नहीं देते। यानी लक्ष्य निर्धारण इस पूरी यात्रा का नक्शा तैयार करने जैसा है, एक मैप बनाने जैसा। और इस नक्शे पर चलने के लिए 2 और चीजें हैं जिन पर स्रोत अंत में बहुत जोर देता है, और शायद ये सबसे चुनौतीपूर्ण भी है: अनुशासन, डिसिप्लिन, और निरंतर शिक्षा। हाँ, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। अनुशासन का मतलब है अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहना, चाहे मन कितना भी विचलित हो या बाजार में उतार चढ़ाव आए। खर्चों पर नियंत्रण रखना, नियमित बचत और निवेश जारी रखना, भले ही कभी कभी मुश्किल लगे। और निरंतर शिक्षा, इसका मतलब है वित्तीय मामलों के बारे में लगातार सीखते रहना। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना लिया और फिर आंख बंद कर ली। दुनिया बदलती है, निवेश के नए विकल्प आते हैं, नियम बदलते हैं, तो अपडेटेड रहना जरूरी है। ये दोनों बिंदु वास्तव में सही कहा आपने, पूरी इमारत को संभालने वाले स्तंभ हैं, पिलर्स। वित्तीय अनुशासन ही वो गोंद है जो आपकी योजना को बिखरने नहीं देता। सोचिए, बाजार थोड़ा गिरता है और डर के मारे लोग अपना निवेश बेच देते हैं। अक्सर ऐसा होता है। या कोई नई महंगी चीज देखकर बजट बिगड़ जाता है। यहीं पर अनुशासन काम आता है। स्रोत शायद इस बात पर भी जोर देता होगा कि अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है, रिजिडिटी नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट। और जहां तक वित्तीय शिक्षा की बात है, स्रोत इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियमित रूप से फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना, समझना कि अलग अलग निवेश कैसे काम करते हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का आपके पैसे पर क्या असर होता है, टैक्स के नियम क्या हैं, ये सब जानना। ज्ञान आपको सशक्त बनाता है, एम्पावर करता है। ये आपको बेहतर सवाल पूछने में मदद करता है, चाहे आप खुद निवेश कर रहे हों या किसी सलाहकार की मदद ले रहे हों। और सबसे जरूरी, ये आपको वित्तीय गलतियों और धोखेधड़ी से बचाने में मदद करता है। जितना आप जानेंगे, उतने ही आत्मविश्वास से अपने वित्तीय भविष्य को संभाल पाएंगे। तो इस सारे बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हम स्रोत की मुख्य बातों को समेटें तो मुझे लगता है स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये एक रात में हासिल होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है, एक जर्नी है। बिल्कुल, एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा के लिए लगातार प्रयास, सही सोच, स्मार्ट योजना और धैर्य की जरूरत होती है। स्रोत उन छोटे छोटे कदमों के महत्व को रेखांकित करता है। हर महीने थोड़ी बचत, हर साल थोड़ा बेहतर निवेश, खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान, ये सब मिलकर समय के साथ एक बड़ा बदलाव लाते हैं। ये बूंद बूंद से सागर भरने जैसा है ना? बिल्कुल, कंपाउंडिंग का जादू कह सकते हैं इसे। और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो स्रोत देता है वो ये है कि ये यात्रा किसी भी दिन शुरू की जा सकती है।
अपनी जर्नी आज से ही शुरू करें, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक आह्वान है, एक कॉल टू एक्शन। इंतजार करने का कोई सही समय नहीं होता कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि पहला कदम उठाया जाए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे। चाहे वो आज सिर्फ अपने खर्चों को लिखना शुरू करना हो, या बचत खाते में एक छोटी रकम डालना हो, या वित्तीय शिक्षा का कोई लेख पढ़ना हो। हर कदम मायने रखता है और आपको अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता का असली मतलब अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से जीवन जीना है, जैसा कि स्रोत हमें समझाता है, तो इस सारी जानकारी को जानने के बाद वो पहला सबसे छोटा व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है जिसे कोई भी आज इसी वक्त उठाकर उस दिशा में बढ़ना शुरू कर सके। शायद वो कदम सबके लिए अलग होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है उसे पहचानना और उठा लेना। सोचने वाली बात है।